नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस एंड अलग अलग जजमेंट्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। जनरली क्या देखा जाता है कि मैनेजिंग कमेटी एक बार चुन के आ जाने के बाद वो सोसाइटी का राजा अपने आप को समझने लगते हैं। ना यहाँ पे कोई सोसाइटी का राजा है, ना यहाँ पे कोई रानी है। ये डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है और यहाँ पे प्रजा ही राजा है। तो जैसे एक्ट में है, बायलॉज में है, रूल्स में है, इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप कस्टडियन ऑफ द लॉ हो, कस्टडियन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी आपका जिम्मा है, ना कि वहां पे रूल करना आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये केस क्या है जहां पे मैनेजिंग कमेटी 5 साल के लिए चुन के आ जाती है और चुन के आ जाने के बाद सोसाइटी के किसी मेंबर उनसे स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं। जैसे मैनेजिंग कमेटी के जो इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के जो मीटिंग्स होते हैं, मंथली मीटिंग्स होते हैं, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के कॉपीज मांगता है और सोसाइटी उनको नहीं देती है। तो उसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये केस है ब्रह्मा सन सिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पुणे की सोसाइटी है, महाराष्ट्र की। और केस क्या है? फेलियर टू प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब इस केस में जजमेंट दिया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जहां पे इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को अपहेल्ड किया हुआ है, जो डिसीजन ऑलरेडी डीडीआर ने दिया हुआ था। जब सोसाइटी गई, पिटिशन फाइल किया उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया जो भी डिसीजन ऑफ द डीडीआर, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये केस क्या है? यहाँ पे जस्टिस अमित बोरकर साहब इस केस को सुन रहे थे जब मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। तो स्टार्टिंग से चलते हैं कि नवंबर 2022 में पिटिशनर्स, ये कुछ 11 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इस रिट पिटिशन को, 2 अलग अलग रिट पिटिशन को फाइल किया हुआ है जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, और दोनों रिट पिटिशन को मिला के इसका हियरिंग हुआ है। और ये 11 इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स वो थे जो 2022 नवंबर में चुन के आ गए। ठीक है, जनवरी 2023 को राजीव दत्ता नाम के एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स क्या है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग फ्रॉम अक्टूबर 2022 से लेके जब इन्होंने वो रिक्वेस्ट डाला हुआ था। इन्होंने जब ये रिक्वेस्ट मेल से बार बार मांगा या ऑफिशियली इन्होंने लिख के मांगा, तो सोसाइटी इनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, और सेवरल मंथ्स तक प्रोवाइड नहीं करती है। सोसाइटी डज नॉट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स टू मिस्टर राजीव दत्ता। फिर ये क्या करते हैं? फरवरी 2023 में ये पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में। वहां पे ये सारी चीजें बताते हैं, अपना जो भी एप्लीकेशन पिटिशन वहां पे डाल देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार डीडीआर साहब अभी बोलते हैं, भाई साहब इनको डॉक्यूमेंट्स दे दो। इनको एक मोहलत देते हैं, शायद 7 दिन का पकड़ लीजिए कि 7 दिन के अंदर इनको ये डॉक्यूमेंट्स दे दो। अब फिर से जब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, फिर ये बैठे रहते हैं, तो फरवरी निकल जाता है, मार्च निकल जाता है, अप्रैल में फिर से डीडीआर के पास में मैटर। फिर डीडीआर साहब बोलते हैं कि अप्रैल 2023 में कि भाई साहब इनको डॉक्यूमेंट दे दो, 7 दिन के अंदर इनको जो भी है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं इनको दे दो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है उसमें सोसाइटी के ही मेंबर्स के बारे में डिस्कशन होता है, उनकी भलाई के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में और डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में, या किसी एजेंडा पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उसी के बारे में डिस्कस होता है। कोई प्राइवेट डिस्कशन तो है नहीं, सो इट इज कंसर्न टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ओनली। तो वो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, भाई साहब इनको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये फिर भी प्रोवाइड नहीं करते हैं और ये बैठे रहते हैं। अब मई 2023 में ये डॉक्यूमेंट्स अचानक से प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, जब इनके अगेंस्ट में ये जो मेंबर है, कौन? राजीव दत्ता, इनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोसीडिंग्स शुरू कर देते हैं कि इनको बार बार डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, और इनको 154B23 के हिसाब से इनका, ठीक है, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी बन सकता है। तो भाई साहब जब शो कॉज नोटिस इशू हो जाता है डीडीआर के द्वारा, तब ये इनको सपना आता है, इनको फिर आता है कि कॉन्सियसनेस की जागती है और ये बोलते हैं कि आ जाओ अभी डॉक्यूमेंट्स तुम ले लो। ये डॉक्यूमेंट्स फिर
प्रोवाइड करते हैं। 154B23 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्ट के हिसाब से DDR disqualifies the entire managing committee and bars them for the election for the next 5 years। और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर या ऑथराइज ऑफिसर को अंडर सेक्शन 77A ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के हिसाब से वहां बिठाया जाता है। ठीक है, अब जब ये अपील जो DDR साहब की जो जजमेंट है इनके इसके अगेंस्ट में सोसाइटी जाती है अपील के लिए। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया ये अपील में जाते हैं डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में, और डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार साहब भी अपहेल्ड करते हैं जो डिसीजन किसने दिया है, DDR साहब ने दिया हुआ है कि इन्होंने जो जजमेंट दिया हुआ है वो सही है। फिर मैटर पहुंच जाता है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में, जहां पे पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि पिटिशनर मतलब ये मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो बार बार मांगने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे, तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या है। इनका बोलना है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है डिसप्रोपोर्शनेट है, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने इतना बड़ा सा सजा दे दिया है कि ये सही नहीं है, एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी फॉलो करो, क्योंकि जितना बड़ा गलती उतना बड़ा सजा, जितनी छोटी गलती उतनी छोटी सजा। तो आप थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए था। और कोऑपरेटिव अथॉरिटी फेल टू कंसिडर सब्सटैंशियल कंप्लायंस। फाइनली हमने दे तो दिया ना सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो मेंबर है उसको सारी चीजें मिल गई है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए था DDR साहब को। DDR साहब को उन्होंने ये नहीं कंसिडर किया, ऊपर से प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है इसको भी फॉलो नहीं करिए कि बड़े के लिए बड़ा सजा, छोटे गलती के लिए छोटी सजा। ठीक है, या थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं किया। हाई कोर्ट के सामने पिटिशनर के वकील, पिटिशनर ये दलील दे रहे हैं, अपना साइड रख रहे हैं। 154B8 का जो प्रोविजन है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जिसमें अमेंडमेंट वगैरह हुआ 2019 में, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब जिसको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रिक्विजिट फीस वगैरह एक बार सबमिट कर दे, तो फिर उसको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मगर इन्होंने ऐसा कोई पेमेंट वगैरह कॉपिंग जो चार्जेस है वो प्रोवाइड नहीं किया हुआ है मेंबर, इसलिए इनको हमने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे। सो मेंबर पेड फीस ओनली 10 मई 2023 को इन्होंने फीस पे किया, इससे पहले इन्होंने किया नहीं था तो हमने डॉक्यूमेंट दिया नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद इनका कहना है कि सोसाइटी ने इनको जैसे ही इन्होंने पे किया, इन्होंने 2 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया, जो कि वैध है, जो कि प्रॉपर है, क्योंकि हमारे पास तो 45 डेज का टाइम था एज पर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जो भी 154B8 के हिसाब से 45 डेज के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स दे देना चाहिए। हमने तो 2 ही दिन में दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद कि इसके हिसाब से कोई वायलेशन हुआ नहीं, तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता कि आप डिस्क्वालिफिकेशन कर दो, 5 साल के लिए इलेक्शन के लिए भी कॉन्टेस्ट करने के लिए बैन कर दो। ठीक है, मैक्सिमम शुड बी मैंडेटरी पेनल्टी वगैरह, जो भी मॉनिटरी पेनल्टी वगैरह मैक्सिमम दे देते, और उसके जगह में आपने पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी हटा दी, जो कि सही नहीं लग रहा है और डिसप्रोपोर्शनेट ये जजमेंट जैसा लग रहा है। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एंटायर मैनेजिंग कमेटी फॉर 5 years ये सही नहीं है। तो ये सारे दलील किसके थे? पिटिशनर के दलील थे, और जो 11 मेंबर्स जो अलग अलग 2 रिट पिटिशन में गए हुए हैं, और क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है किसके ऑर्डर के द्वारा? DDR के ऑर्डर के द्वारा, एंड इट वाज अपील्ड बाय द डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार। अब दूसरी साइड का, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, अब उनका साइड देखेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, कौन मांग रहे थे? तो यहाँ पे राजीव दत्ता साहब जो मांग रहे थे, इनके वकील क्या कह रहे हैं? राजीव दत्ता इनके लिए कि जो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डिले वाज डिलिबरेट एंड सिस्टमेटिक। इन्होंने जानबूझ के बार बार काफी लंबे टाइम तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, इनका देने की मंशा ही नहीं थी, और एक सिस्टमेटिक तरीके से और डिलिबरेट कंटिन्यूसली इन्होंने ये चीज करने की कोशिश की। मेंबर हैज सॉट द डॉक्यूमेंट्स एज अर्ली एज, मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 18 जनवरी 2023 को मांग लिया था, काफी पहले मांग लिया था, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए कब? इन्होंने दिए मई को दिए। तो ये एक बहुत लंबा टाइम था, 10 मई 2023 तक, ऑलमोस्ट ये 4 महीने का टाइमिंग था। ठीक है,
एंड रिपीटेडली एक्सप्रेस, ये पैसा भी देना चाहते थे, मगर तुमने जब लिख के बताया ही नहीं, जब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने लिख के बताया नहीं कि अभी तुम पैसा इतना दे दो, इतने डॉक्यूमेंट्स के इतना पैसा है, तो वो पैसा कैसे देगा? तो इनकी कोई गलती नहीं है। सो सोसाइटी फेल्ड इवन टू इंटीमेट फॉर नियरली 4 months, 4 महीने तक ये डेलिबरेटली बैठे ले, इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया और जानबूझ के नहीं दिया, ये इससे प्रूफ हो रहा है। सोसाइटी इवन इग्नोर द बाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द डीडीआर फॉर सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 days। फाइनली जब डीडीआर ने बोल दिया 12 अप्रैल 2023 को, तो इनको डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट दे देना चाहिए था 7 दिन के अंदर। ये तभी भी बैठे रहे, तभी भी ना इन्होंने इंटीमेट किया, तभी भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, तो इनकी गलती फिर से प्रूव हो रही है, तो इनकी तो लाइबिलिटी बन ही जा रही है डिस्क्वालिफिकेशन की। सोसाइटी एक्टेड ओनली आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स वेर इनिशिएटेड। तब तक ये सो रहे थे, तब तक इनका एक्शन नहीं आ रहा था। जब इनके ऊपर एक डर बैठ गया कि अभी तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तब इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स देना शुरू किया, तब तक इनकी कोई देने की मंशा थी नहीं। सो पिटिशनर ऑलरेडी हैड रेस्पॉन्सिव, उसको छोड़ के अंडर सेक्शन 88 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इनके अगेंस्ट में रिकवरी सर्टिफिकेट भी इश्यू हो चुका है, पहले का भी इनके अगेंस्ट में केस है, ठीक है। और दे हैड बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल लॉस टू द सोसाइटी, ऑलरेडी इनका एक मैटर वैसे भी है। तो ये तो ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, ठीक है। सो एज पर दी प्रीवियस हाईकोर्ट के पहले भी रूलिंग है 154B23 को लेके, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, तो इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ रही है, जहां पे इस टाइप की जो नेचर है, इट एम्पावर्स द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार के पास में ऑलरेडी ये पावर है कि पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी हटा सकता है और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को 5 साल के लिए बैन कर सकता है फॉर कॉन्टेस्टिंग, फॉर कोऑप्शन, फॉर बीइंग गेटिंग इलेक्टेड, फॉर बीइंग नॉमिनेटेड, और जो भी जैसा ये सब चीजें हैं। कमिटी मेंबर्स फॉर ब्रीच ऑफ दिस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, स्पेशली व्हेन सच ब्रीचेस अंडरमाइन द मेंबर्स राइट एंड डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। जहां पे आप रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, नोटिफिकेशंस वगैरह ये सारे जो प्रोविजंस है एक्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो, रॉन्ग एग्जांपल सेट कर रहे हो, वहां पे फिर रजिस्ट्रार के पास में 154B23 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से वो पावर्स है, आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है 5 साल तक, आपको नेक्स्ट 5 साल आप फिर घर पे बैठोगे। तो कोर्ट का अभी रूलिंग क्या है? कोर्ट बोल रही कि मैनेजिंग कमेटी हैड फेल्ड इन इट्स कलेक्टिव स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जो लीगल ड्यूटी आपकी थी, और कलेक्टिवली जहां पे हम ये बात कर रहे हैं, मतलब द मैनेजिंग कमिटी और द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट एंड ओमिशन। जो आप कर रहे हो और जो आप नहीं कर रहे हो, अगर वो इलीगल है और वो लीगल है, दोनों ही केस में आपके सारे मेंबर्स उसके लिए प्रतिबद्ध है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर अच्छा होगा तो भी ठीक है, ठेका आपकी तरफ जाएगा, और बुरा होगा तो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा पीछा छुड़ा नहीं सकते हो इस केस में। ये जब मांगा गया डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब चेयरमैन को भी मांगा गया, सेक्रेटरी को भी मांगा गया, ट्रेजरर को भी मांगा गया, सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को बार बार मांगा गया, और आपने जानबूझकर नहीं दिया। उसके बाद हर बार आपकी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग भी होती है हर महीने में, तब भी आप रेजोल्यूशन पास करके आपको दे देना चाहिए था, या नॉर्मल डिसीजन पासिंग करके आपको दे देना चाहिए था, तो भी आपने नहीं दिया। इसका मतलब पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए डीडीआर ने, डीजेआर ने और फिर कोर्ट ने भी इसको माना कि आप डिलिबरेटली आपने नहीं देने का काम किया है, जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को, लॉ को, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को आप ब्रेक कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, ठीक है। इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के मेंबर्स का मौलिक अधिकार है, उनके पास ऑप्शनल नहीं है कि ऐसा खैरात में आपको देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, जो आपका मन है वैसा करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, सारे मेंबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तो अच्छे से ये समझ लीजिए कि मैनेजिंग कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स की वेलफेयर को लेके, उनके बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, उनके बारे में डिसीजन मेकिंग हो रहा है,
वो पाना भी उनके राइट्स में आता है। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो दिया, आपका मन किया तो नहीं दिया, नहीं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द होल मैनेजिंग कमेटी भी हो सकती है। 5 साल तक आपको घर पे भी बिठाया जा सकता है। ठीक है। सोसाइटी फेल टू कम्युनिकेट द फीस डिस्पाइट डीडीआर के ऑर्डर के बाद भी, रिपीटेड रिक्वेस्ट वगैरह जो इसने डाला उसके बाद तो आपने दिया ही नहीं, फिर जब डीडीआर का ऑर्डर आ गया उसके बाद भी दिया नहीं। कमिटी कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ओन इनएक्शन। आपके पास मौका था, जब मैटर थोड़ा आगे पहुंचने लगा, जब रजिस्टर ऑफिस पहुंचने लगा, जब तक आपने दिया नहीं था तब तक ठीक है, सोसाइटी के मैटर सोसाइटी तक थी, बट जहां वो पहुंच गया तब भी आप दे देते। फिर दूसरी बार वहां पे अप्रैल 2023 में पहुंचा तब भी दे देते। तब तक आपने नहीं दिया तो आपके हाथ में जो था आपने वो भी चीजों को खराब कर दिया। सो एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉनिटरी प्रोविजंस अंडर 154(27) did not bar the disqualification under the 154(b)(23). 154(b)(27) के अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोविजन के वजह से जिसके वजह से प्रोविजंस वगैरह इनिशिएट हो सकता है, ठीक है, आपकी साबित हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपके ऊपर सेट करना, ठीक है, पेनल्टी सेट करना वो अलग बात है, और 23 के हिसाब से 154(b)(23) के हिसाब से आपको डिस्क्वालीफाई करना, इलेक्शन से बाहर करना, ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। दोनों को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। एंड 5 years डिस्क्वालिफिकेशन वाज जस्टिफाइड एंड प्रोलॉन्ग्ड नॉन कंप्लायंस डिसरिगार्ड द ऑफिशियल डायरेक्शंस। 5 साल का जो आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो सही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जो डीजीआर ने दिया है, जो डीडीआर ने दिया है, उनका जजमेंट सही है, क्योंकि आपने जानबूझ के ऑथोरिटी, कोऑपरेटिव अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करने की कोशिश किया है, उनकी गरिमा को कम करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से गलत एग्जाम्पल सेट होगा। बाकी सोसाइटीज भी वही सब काम करेंगे, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा फिर। सो ऑल्सो देयर वाज प्रायर फाइंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, जो सेक्शन 88 आपके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स और रिकवरी सर्टिफिकेट वगैरह आपके केस में इश्यू कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से भी ये आपका पुराना चिट्ठा देख के भी ये डिसीजन देना जरूरी हो जाता है। सो हाई कोर्ट अपहेल्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्शन 77A। तो एक बार अगर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर तो वहां पे सेक्शन 77A बिठाना ही पड़ेगा, वहां पे ऑथराइज ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाना ही पड़ेगा। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, जो डीडीआर ने बिठाया तो सोसाइटी चलेगी कैसे? तो इसमें भी कोई गलती नहीं है डीजीआर की, डीडीआर की, ये भी सही है। सो बोथ द पिटिशन जो इन्होंने डाला हुआ था, टोटल 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, क्योंकि अभी वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। और फिर इनको जो पिटिशनर है 4 वीक का आपको टाइम मिल जाता है, अगर आपको कोई फर्दर रेमेडी वगैरह चाहिए तो फिर आप ऊपर जा सकते हो। तो आज हम ये जानने की कोशिश हमने किया कि ये बहुत ही एविडेंट हो गया, बहुत ही क्लियर हो गया डीडीआर के जजमेंट से, डीजीआर के जजमेंट से, और फाइनली ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से, कि अगर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स के जो मिनट्स है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि इट इज ऑल कंसर्न टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उस केस में मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और उनको 5 साल के लिए इलेक्शन के लिए बैन भी किया जा सकता है। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।